हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकेबलरी अलॉन्ग विद स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैंने वोकेबलरी के अलावा स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, और सभी इंश्योरेंस के और मैनेजमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको, और क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल में भी ये आपको बहुत डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का 24th पार्ट है, और ये 17 मई 2017 का एक आर्टिकल है जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है, और उसके थ्रू मैं आपको पूरी वोकेबलरी बताऊंगा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगा और स्पॉटिंग करके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और एट द सेम टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के सभी वीडियोस आप ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ को नहीं लिया है तो ज़रूर आप इसको लें, इसके थ्रू प्रैक्टिस करें। ये एक स्मार्ट तरीका है, ये एक इफेक्टिव तरीका है सक्सेस गेन करने का किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको जो सभी क्वेश्चंस मिलते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में। ठीक है, जब आप बुक से पढ़ते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो उसमें आप टेस्ट करते हैं और एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में टेस्ट करते हैं, तो इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और डेफिनेटली आप काफ़ी सफलता के नज़दीक आप पहुंच जाते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज को करने से। तो इसको आप ज़रूर लें। इसका एक बेस पैक है जो कि 399 रुपीज़ का है, जिसमें 110 के आसपास टेस्ट हैं, और एक ये कॉम्बो पैक है जिसमें 200 के ऊपर टेस्ट हैं। तो ये आप ले सकते हैं, ये बेस्ट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और बाइलिंगुअल इसमें टेस्ट है, 1 साल के लिए वैलिड है, और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये अवेलेबल है। तो ये रेड कलर में जो वेबसाइट का नाम लिखा है test.englishaadvantage.in, यहाँ पर आपको जाना है, आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना है। उसके बाद बाय नाउ का वहाँ पर ऑप्शन आएगा साइन इन करने के बाद, और बाय नाउ का ऑप्शन के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस को यूज़ करके पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनको यूज़ करके आप इसको, इस टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, और लेने के बाद ये इसी साइट पर test.englishaadvantage.in पर इसको आप चला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है और ममता बनर्जी के बारे में है, और इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि सभी स्कूल्स में, हिंदी मीडियम स्कूल में और इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, सभी में बंगाली जो है उसको कंपलसरी किया जाए। ठीक है, तो ममता मेक्स बंगाली कंपलसरी इन स्कूल्स। टीएमसी, ये इनकी पार्टी का नाम है, टीएमसी प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स। तो जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इस डिसीजन के बाद पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज खेल रही हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि इस डिसीजन के पीछे कोई पॉलिटिकल एंड है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर्स का मानना है। तो ये एक आर्टिकल है जो डेली वर्जन में हिंदू में 17 मई 2017 को पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 3 पर। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। इन ए मेजर डिसीजन दैट मे हैव फार रीचिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। मतलब इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है, मेजर डिसीजन मतलब एक बड़ा डिसीजन, और जिसके फार रीचिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फार रीचिंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसका कॉम्प्रिहेंसिवली इफेक्ट पड़े, जिसका सब तरफ इफेक्ट पड़े, जिसका एक अच्छा और मजबूत इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो फार रीचिंग का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव या प्रोफाउंड। तो ये है मतलब फार रीचिंग का। और इम्प्लीकेशंस कई सेंसेस में यूज़ होता है। इम्प्लीकेशंस का मतलब कोई आपने एक्शन लिया और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसको हम इम्प्लीकेशंस बोलते हैं। इसको हम नॉर्मली प्लूरल में यूज़ करते हैं। इम्प्लीकेशन का एक मतलब ये है कि किसी सेंटेंस का या किसी स्टेटमेंट का कुछ मतलब निकलना, वो भी इम्प्लीकेशंस होता है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर मैंने नीचे मीनिंग्स दिए हैं, और इसका एक इम्प्लाई अगर बोलें आप, इम्प्लाई, IMPL बाय, तो इम्प्लाई का मतलब भी होता है कि कंक्लूड करना या इन्फर करना या निष्कर्ष निकालना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाई। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना, या किसी को किसी इशू में या किसी चीज़ में फंसा देना, उसको भी हम बोलते हैं इम्प्लीकेट। तो ये काफ़ी वर्ड हैं इसमें,
इस आर्टिकल में। तो इम्प्लीकेशंस का एक तो मतलब होता है प्रभाव, और एक मतलब होता है कंक्लूजन निकालना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना, एम्प्लाय का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, और फार रीचिंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइड और प्रोफाउंड। ठीक है, तो इन ए मेजर डिसीजन दैट मे हैव फार रीचिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, मतलब इस डिसीजन के फार रीचिंग सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सोशल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं बंगाल में और वो लोग बंगाली नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी बंगाली पढ़ना पड़ेगा, तो इससे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये हो सकता है कि रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, जबकि टीएमसी पार्टी बोलती है कि वो नेशनल पार्टी है, जबकि इससे तो रीजनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। The West Bengal government has made Bengali language compulsory in all schools. ठीक है, इन्होंने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने इन्होंने बंगाली को बंगाल के सभी स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया है, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑफ द स्टेट। प्राइवेट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें भी बंगाली को कंपलसरी कर दिया गया है। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चटर्जी मेड द अनाउंसमेंट ऑन मंडे इवनिंग एट ए हरिडली कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं पार्था चटर्जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया मंडे को, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और यहाँ पर लिखा हुआ है एट ए हरिडली कॉल्ड। एट ए हरिडली कॉल्ड मतलब जल्दी में बुलाई गई। जल्दी में बुलाई गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बंगाली को हम लोग पूरे बंगाल में सभी स्कूल्स में, वेदर दे आर हिंदी मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वी आर मेकिंग इट मैंडेटरी एंड कंपलसरी। ठीक है, optional from class 1, from now on it will be compulsory for students to learn Bengali in all schools। तो ये उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है, और इसके लेकिन ऑब्जर्वर्स ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस इसके फार रीचिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार रीचिंग का मतलब दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। ये वर्ड्स आपके काफ़ी काम के हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में, पैरा जंबल में, क्लोज टेस्ट में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे फार रीचिंग का मतलब हुआ वाइड रेंजिंग, और रेडिकल, रेडिकल एक अच्छा वर्ड है, ये सिनोनिम में आपका यूज हो सकता है, प्रोफाउंड और कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो ये फार रीचिंग के आपके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर। और इम्प्लीकेशंस का मतलब है कंक्लूजन निकालना, जैसे यहाँ पर लिखा है इन्फेरेंस, सजेशंस, इंसिनुएशन, ये 3 यहाँ पर सिनोनिम्स इसके लिखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, फार रीचिंग और इम्प्लीकेशंस। अब हम आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स विल हैव टू मेक इट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 सो दैट द स्टूडेंट्स कैन स्टडी इट ईदर एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को जो 3 लैंग्वेज वहाँ पर चलती हैं उसमें से एक लैंग्वेज इसको ऑप्शनल बनाना पड़ेगा, मतलब 3 में से एक लैंग्वेज बंगाली को आपको रखना पड़ेगा। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है। Will have to make it an optional subject from class 1 so that the students can study it either as a secondary or third language। और 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज इसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और 2 लैंग्वेज स्टूडेंट अपनी मर्जी से कोई भी ले सकता है। मिस्टर चटर्जी said the minister made it clear that even English medium schools affiliated to boards other than the West Bengal boards of secondary education will have to make provisions for teaching Bengali as a second or third language। मतलब जो दूसरे बोर्ड हैं, जो जैसे CBSE होता है, तो जो बंगाल बोर्ड है उसके अलावा जो दूसरे बोर्ड्स के जो स्कूल्स हैं उनमें भी ये प्रोविजंस रखना पड़ेगा कि आपको बंगाली की स्टडी करनी पड़ेगी, इवन दो देयर आर प्रोविजंस फॉर टीचिंग लैंग्वेज इन स्कूल्स ऑफ द स्टेट। और यहाँ पर एक वर्ड आया है एफिलिएटेड टू। एफिलिएटेड टू का मतलब होता है उस चीज़ से ऑफिशियली अटैच होना, और इसके बाद हम टू लगाते हैं, ऑफिशियली अटैच और कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मतलब है एफिलिएटेड टू, और इसका नाउन फॉर्म होगा एफिलिएशन। ठीक है, एफिलिएटेड यूनियन मेंबर्स आर इनवाइटेड टू द पार्टी मीटिंग, ये सेंटेंस है इसका, तो इसके थ्रू आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इट वॉज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, किसी चीज़ को आवश्यक बना देना। और मैंडेटरी का यदि एंटोनिम पूछा जाए तो मैंडेटरी का जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शनल, क्योंकि जो चीज़ मैंडेटरी नहीं है वो है ऑप्शनल। तो मैंडेटरी का जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शनल, और मैंडेटरी का जो सिनोनिम होगा वो होगा कंपल्सरी। तो इट वॉज नॉट मैंडेटरी सो फार दैट बंगाली शुड बी वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस
फॉर स्टूडेंट्स। अभी तक स्कूल्स में ये व्यवस्था थी कि 3 लैंग्वेज आप दूसरी कोई भी ले सकते हैं, उसमें से एक लैंग्वेज बंगाली का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब ये जरूरी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन ट्यूसडे डिस्क्राइब्ड इट एज द स्टेट गवर्नमेंट्स 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको बंगाली लेनी पड़ेगी और 2 लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। इफ़ द स्टूडेंट चूजेस बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुरमुखी, नेपाली, अलचिकी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, ही और शी may opt for 2 other languages of their choice. One of these 3 languages would have to be Bengali. 3 में से एक लैंग्वेज कोई सी भी बंगाली को आपको रखना पड़ेगा। Mr. Banerjee said on social media, emphasizing that the students will be completely free to make 2 other languages choices. ठीक है, बाकी 2 लैंग्वेज स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं। According to Ms. Banerjee, this arrangement would enable student to reach regional, national and international standard. तो उनकी बात ये सही हो सकती है, क्योंकि बंगाली अगर पढ़ेंगे तो रीजनल लैंग्वेज पर उनका कमांड हो जाएगा, और हिंदी तो उनकी आती ही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर वो पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश उनको आ जाएगी, और हिंदी वो पढ़ते ही हैं तो हिंदी भी आ जाएगी, और रीजनल लैंग्वेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर बंगाली लेते हैं तो तीनों ही पैरामीटर्स पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो सकती है, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। Promoting regionalism, political observers, however, refuse to see it as a mere academic decision. Political जो critics हैं और जो political observers हैं वो बोलते हैं कि इसकी वजह से एक regionalism को develop किया जा रहा है, ये केवल एक academic decision नहीं है, इसका एक political meaning भी है। The decision clearly indicates an attempt by the TMC to encourage regionalism and reap political dividends out of it. टू रीप पॉलिटिकल डिविडेंड, टू रीप डिविडेंड्स का मतलब है जैसे आपने एक पेड़ लगाया है और पेड़ को आप ग्रो करते हैं और कुछ दिन बाद उसमें फल आ जाते हैं और आप फल खाते हैं। तो रीप डिविडेंड्स का मतलब है कि अपनी मेहनत का फ़ायदा उठाना, या अपनी मेहनत का इनाम पाना, या अपनी मेहनत का इनाम पाना, उसको हम बोलते हैं रीप डिविडेंड्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा इडियम है, रीपिंग, टू रीप पॉलिटिकल डिविडेंड्स आउट ऑफ इट। By playing on the Bengali sentiments, the TMC wants to counter the rise of the भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी सभी जगह फैलती जा रही है, यूपी में भी आ गई है, अभी दिल्ली इलेक्शंस में भी बीजेपी जीती है। तो बीजेपी का जो राइज है, बीजेपी का जो उदय है, बीजेपी जो आगे बढ़ रही है, तो उसको हो सकता है ये रीजनलिज्म की वजह से एक बंगाली सेंटीमेंट्स को इनकैश कराने के लिए ये उसको रोक सकते हैं, ताकि बंगाल में बीजेपी ना आ पाए। तो बाय प्लेइंग ऑन द बंगाली सेंटीमेंट द टीएमसी वांट्स टू काउंटर द राइज। काउंटर का मतलब है फेस करना, ठीक है, उसका जवाब देना, उसको रोकना। टू काउंटर द राइज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी विच इज़ वाइडली परसीव्ड एज ए नॉर्थ इंडिया पार्टी। मतलब बीजेपी को नॉर्मली परसीव किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा माना जाता है, लेकिन अब वो सभी स्टेट्स में इंडिया की में फैलती जा रही है। Biswanath Chakravarti, professor of political science at Ravindra Bharati University, said Professor Chakravarti observed that by indulging in politics of language, the TMC is only doing damage to its claim of being a national party. ये बात सही है, मिस्टर चक्रवर्ती ने बोला है कि इनकी जो एक रेपुटेशन है, उनका जो क्लेम है कि टीएमसी एक नेशनल पार्टी है, तो ये क्लेम्स को, इनके जो क्लेम्स हैं, इनकी जो उसको एक डैमेज होगा, उनकी इमेज खराब होगी, क्योंकि इससे रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। This move by the Mamata government comes after a similar decision was taken by the Communist Party of India, Marxist-led government in Kerala. ठीक है, केरला में भी कुछ समय पहले एक डिसीजन लिया गया था कि केरला के सभी स्कूल्स में मलयालम को कंपलसरी किया जाए। इन अप्रैल दिस ईयर द केरला गवर्नमेंट प्रोमलगेटेड मीन्स उस चीज़ को पब्लिक बनाना, किसी चीज़ को प्रमोट करना या प्रोपोगेट करना, ठीक है। तो प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस एक तरह से एक कमांड होता है, एक ऑर्डर होता है जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी लेती हैं कि ठीक है, हमारा ये ऑर्डर है और इसको सभी को अप्लाई करना पड़ेगा। ये कानून नहीं होता, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का एक तरह से कमांड होता है, और एक तरह से आप मान सकते हैं कि डिक्री इसको आप बोल सकते हैं। मेकिंग मलयालम कंपल्सरी इन ऑल स्कूल्स ऑफ द स्टेट, मैटर ऑफ डिबेट ड्यूरिंग द लेफ्ट फ्रंट रिजीम। लेफ्ट फ्रंट रिजीम का मतलब है, रिजीम के भी कई मीनिंग है। रिजीम का एक मतलब होता है शासन व्यवस्था,
और किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं तो उसको भी हम रिजीम बोलते हैं, जैसे टैक्स रिजीम, एक्सरसाइज रिजीम, ठीक है, मिलिट्री रिजीम। तो शासन व्यवस्था को भी हम रिजीम बोलते हैं, गवर्नमेंट को भी हम रिजीम बोलते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करने को भी हम रिजीम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 इडियम्स दिए हैं, ओवर द काउंटर और अंडर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है जैसे आप जब किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक काउंटर होता है और काउंटर के ऊपर से आप सामान लेते हैं या खरीदते हैं। तो ओवर द काउंटर का मतलब है कि किसी चीज़ को रिटेल में लेना, ना कि होलसेल में, जबकि होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में सामान जो आता है वो ट्रक्स में भरकर आता है, ठीक है, या बोरियों में भरकर आता है, आप काउंटर के ऊपर से उसको नहीं लेते। लेकिन रिटेल शॉप पर जब आप जाते हैं तो ओवर द काउंटर आप सामान को खरीदते हैं। तो इसलिए इसका मतलब होता है कि रिटेल में किसी चीज़ को लेना, ओवर द काउंटर। अंडर द काउंटर मतलब काउंटर के नीचे से, यानी छुपे हुए तरीके से, इलीगल तरीके से। तो ये है अंडर द काउंटर और ओवर द काउंटर, इन इडियम्स के ये मीनिंग है। और आगे देखते हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन टीचिंग इंग्लिश वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि टीचिंग इंग्लिश को सभी स्कूल में कंपलसरी किया जाए, ये एक डिबेट का मसला था। द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट एबोलिश्ड इंग्लिश इन द प्राइमरी सेक्शंस ऑफ स्टेट रन स्कूल्स इन 1984, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केरला गवर्नमेंट की। तो लेफ्ट फ्रंट जो गवर्नमेंट थी केरला में, उन्होंने 1984 में सभी स्कूल्स में से इंग्लिश को हटा दिया। द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट एबोलिश मतलब हटा दिया उसको, इंग्लिश इन द प्राइमरी सेक्शंस ऑफ स्टेट रन स्कूल्स इन 1984 ओनली टू ब्रिंग इट बैक इन ए फेज्ड मैनर। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हटा दिया इंग्लिश को सभी प्राइमरी स्कूल्स में से 1984 में से, और उनका ये विचार था कि इसको हम धीमे धीमे इंट्रोड्यूस करेंगे इन ए फेज्ड मैनर, मतलब पार्ट्स में इसको हम लेके आएंगे और धीमे धीमे लेके आएंगे। ओनली टू ब्रिंग इट बैक इन ए फेज्ड मैनर। इंग्लिश रिटर्न टू क्लास 5th इन 1992, मतलब क्लास 5th में 1992 में ये इंग्लिश को लेके आए, क्लास 3rd में लेके आए 1998 में, एंड फाइनली इन 2003 it was decided that the subject would be taught from class 1st onward। तो इस तरीके से ये डिसीजन लिया गया, पहले उसको हटा दिया गया, फिर धीमे धीमे उसको फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड आया है इंडल्ज। तो इंडल्ज के बाद हम हमेशा इन लगाते हैं, और इंडल्ज के कई मीनिंग होते हैं। इंडल्ज का मतलब होता है किसी काम में लग जाना, किसी काम में इन्वॉल्व होना, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, टू ईल्ड टू एन इंक्लिनेशन और डिज़ायर, मतलब आपकी कोई इच्छा हो रही है, आपकी कोई विश है, तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देना, उस इच्छा को पूरा कर लेना, ठीक है। तो जैसे यदि मैं बोलूँ कि दे आर इंडल्जिंग इन गेम्स और दे आर इंडल्जिंग इन क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट में लग जाना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना या आत्मसमर्पण कर देना अपनी इच्छाओं के सामने, तो उसको हम बोलते हैं इंडल्ज। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, डेजर्ट के बट आई डिड नॉट इंडल्ज, मतलब जो मिठाई होती है खाने के बाद जो आती है उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट के बट आई डिड नॉट इंडल्ज, मतलब डेजर्ट तो आई लेकिन मैं उसमें इंडल्ज नहीं हुआ, मतलब मैंने उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया या मैंने उसको नहीं खाया। दे इंडल्ज इन अनबिलीवेबल शॉपिंग स्प्री, मतलब उन लोगों ने एक शॉपिंग स्प्री पर चले गए वो, और काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने शॉपिंग की और उस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो गए। और इंडल्ज का एक मतलब ये भी होता है कि किसी व्यक्ति को पैम्पर करना, उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना और लाड़ प्यार करके उसको बिगाड़ देना, उसको भी हम इंडल्ज बोलते हैं। टू इंडल्ज अ चाइल्ड इज़ नॉट गुड, ठीक है, इंडल्ज। अ लग्जरी सर्विस यूज टू इंडल्ज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एक लग्जरी सर्विस दी गई थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। तो 2 मतलब इसके मैंने बताए और यही इसके मेन मीनिंग्स हैं इंडल्ज के। काफ़ी अच्छा ये वर्ड है, इसको आप स्पोकन इंग्लिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग दिए हैं, एक प्रोमलगेट का मीनिंग दिया है, एक ऑर्डिनेंस का मीनिंग दिया है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि प्रोमलगेट का मतलब होता है प्रमोट करना, और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक लॉ या एक डिक्री या एक ऑर्डर या एक कमांड लोकल बॉडी के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। और यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने इसी आर्टिकल से लिए हैं और इन क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ें और इसमें आप गलती बताएं
और यदि आप इसमें गलती बता देते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहला आप सेंटेंस पढ़ें और इसमें आप गलती बताएं। द डिसीजन क्लियरली इंडिकेट्स, यहाँ पर डिसीजन सिंगुलर है, ठीक है, तो इंडिकेट्स यहाँ पर सही है, इसका मतलब ए पार्ट में इसमें गलती नहीं है। तो इस तरीके से इनको स्पॉटिंग एरर को सही किया जाता है। हम एक एक पार्ट को पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक गलती नहीं है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट से पहले एन लगा हुआ है जो कि सही है, एन अटेम्प्ट बाय, तो इस पार्ट में भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और एक एक चीज़ को एनालाइज करना है। द टीएमसी टू इनकरेज रीजनलिज्म एंड राइप पॉलिटिकल डिविडेंड्स आउट ऑफ इट। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि रीप पॉलिटिकल डिविडेंड होता है, राइप पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं होता, क्योंकि राइप का मतलब होता है पका हुआ, जबकि रीप का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब अपनी मेहनत का फल खाना, या मेहनत का आपने जो मेहनत की है उसका फ़ायदा उठाना या उसका फल खाना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रीप डिविडेंड्स। तो यहाँ पर ये वर्ड आपका गलत है, राइप यहाँ पर नहीं होगा, इसकी जगह आएगा रीप, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका आंसर होगा डी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसको आप आराम से पढ़ें और इसको आप इसमें गलती बताएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल विल हैव टू मेक इट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल से पहले एन लगा हुआ है जो कि सही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल सही लिखा हुआ है, फ्रॉम क्लास फर्स्ट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन स्टडी इट ईदर एज सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, इसमें आप गलती बताएं और इसमें आप यदि गलती बता देते हैं तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो इसमें यदि गलती देखें तो यहाँ पर इसमें गलती है ईदर एज अ सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज काउंटेबल है, तो सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज से पहले हम यहाँ पर ए लगाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। और ये है मैंने प्रोमलगेट और ऑर्डिनेंस के यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं, और ये है नेक्स्ट सेंटेंसेस, इनको आप पढ़ें आराम से। बाय प्लेइंग ऑन द बंगाली सेंटीमेंट द टीएमसी वॉन्ट्स, टीएमसी सिंगुलर है इसलिए वॉन्ट्स लिखा है जो कि सही है। बाय के बाद प्लेइंग लिखा हुआ है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जो कि सही है। टू काउंटर द राइज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी विच इज़ वाइडली परसीव एज ए नॉर्थ इंडिया पार्टी। तो इस सेंटेंस को आप देखें और इसमें गलती बताएं, और इस सेंटेंस में जो गलती है वो यहाँ पर है, देखिए विच इज़ वाइडली परसीव, इसका मतलब है कि जिसको एक नॉर्थ इंडिया की पार्टी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इज़ लगा हुआ है, विच इज़ वाइडली परसीव, तो ये पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, और पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के बाद यहाँ पर हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये परसीव ना होकर ये होगा परसीव्ड, ठीक है, परसीव ना होकर परसीव्ड होगा। दिस इज परसीव्ड, दिस विल बी परसीव्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका परसीव वर्ड गलत है और डी इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5। इन अप्रैल दिस ईयर द केरला गवर्नमेंट प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस। देखिए पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए प्रोमलगेटेड यहाँ पर सही है क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिखा है। ऑर्डिनेंस से पहले एन लगा हुआ है जो कि सही है। मेकिंग मलयालम कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ द स्टेट, ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस मैंने बनाया है, और इसमें एक बहुत सटल और बहुत माइनर सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन नो एरर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें गलती है, तो इसको आप आराम से देखें, वीडियो को चाहें तो आप पॉज कर दें और इसमें आप गलती निकालें, और डेफिनेटली इसमें आपने अगर गलती निकाल दी तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको गलती बता रहा हूँ, इसमें जो गलती है मेकिंग इट कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ द स्टेट, ये सेंटेंस दिखने में सही लग रहा है, यदि हम मीनिंग लेकिन इसका अप्लाई करें और लॉजिक अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि कंपलसरी जो लैंग्वेज है वो स्कूल्स के लिए कंपलसरी नहीं है, वो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे कंपलसरी इन ऑल द स्कूल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्कूल्स के लिए कंपलसरी ना होकर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो लैंग्वेज कंपलसरी है, क्योंकि स्कूल लैंग्वेज को नहीं बोलता, स्टूडेंट्स लैंग्वेज को बोलते हैं या यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कंपलसरी इन ऑल स्कूल्स ऑफ स्टेट होगा, और अगेन इसमें भी आपका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें आप आराम से और इसका आंसर बताएं। प्रोफेसर चक्रवर्ती ऑब्जर्व्ड
that by indulging in politics of language, the TMC is only doing damage of its claims of being a national party. तो क्या गलती इसमें हो सकती है? ये भी काफ़ी अच्छी मिस्टेक है, और इसी तरीके की मिस्टेक आपको इस समय सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगी, चाहे SBI क्लर्क हो, SBI PO मेंस हो, IBPS PO हो या SSC हो। उसमें भी SSC में भी इस तरह की मिस्टेक्स आजकल आ रही हैं, जहाँ पर कि एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है या बहुत छोटा सा प्रपोजिशन है, उसकी गलती होती है नॉर्मली, ना कि ग्रामर की। तो यहाँ पर हम जो डैमेज के बाद जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो टू यूज़ करते हैं, ऑफ हम यूज़ नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर सी पार्ट में आपकी ऑफ के बाद टू आएगा, डैमेज टू इट्स क्लेम्स ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी। तो इस तरीके से इसमें सी पार्ट में इसमें गलती होगी। तो ये था 17 मई 2017 का आर्टिकल, और आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा, अपना डिटेल में फीडबैक दीजिएगा। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। अच्छा लगा, बुरा लगा, यूज़फुल लगा, यूज़लेस लगा, जैसा भी लगा, अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक आप ज़रूर दें और मुझे सजेस्ट करें कि कैसे इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पर मेरे डिटेल्स दिए हैं, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इस साइट से आप ले सकते हैं, test.englissadvantage.in। तो फाइनली कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा आपकी सक्सेस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं, अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे दें, और डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा। और इस चैनल के सभी वीडियोस आप ज़रूर देखें, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दिए हैं, सभी प्लेलिस्ट में आप जाके उनको देख सकते हैं, और डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अल्टीमेटली आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.